नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों, मुद्दा गर्म है। शहर में हाउसिंग बोर्ड ने गतिविधियां फिर शुरू कर दी हैं। लोगों को नीड बेस जो चेंजेस हैं उसे तोड़ने का अभियान चला हुआ है। पिछले एक हफ्ते से यह अभियान जारी है। हवाला दिया जा रहा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों का, जिनके आदेशों के अनुसार किसी भी मकान में अतिक्रमण नहीं हो सकता, नीड बेस चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट की ये भी डायरेक्शन थी कि कुछ ऐसी नीति बनाई जाए, कुछ ऐसे सुझाव जो है लोगों से लिए जाएं ताकि उन्हें बेघर भी ना होना पड़े, उनका भी मसला हल हो जाए और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं वो भी रेगुलाइज हो जाए। लेकिन रेगुलर्स नहीं हुई। काफ़ी अरसे तक शांत रहने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड ने एकदम से फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले 41 में, फिर 45 में और अब 45D में आज फिर से कार्रवाई हुई है। लोगों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आज तो हद तब होगी जब पुलिस ने वहां बल प्रयोग किया और 3-4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इसमें महिलाएं भी कहीं घायल हुई हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते, इन्हें कानून सिखाएंगे। हाँ, कानून सिखाएंगे। बताइए, उतरो। लीगली आपको कानून सिखाना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। ये गुंडागर्दी है हाउसिंग बोर्ड की। चंडीगढ़ पुलिस को आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते, इन्हें कानून सिखाएंगे। हाँ, कानून सिखाएंगे। बताइए, उतरो। लीगली आपको कानून सिखाना पड़ेगा। कोई नहीं चुप कर रहा, तू मैं बोलना अभी तो चुप रहो। ठीक है नहीं। इन्हीं सभी इश्यूज पर हम चर्चा करेंगे कि नीड बेस्ड चेंज किस तरह से पॉसिबल है, वन टाइम सेटलमेंट किस तरह से पॉसिबल है, और इसके विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। डीवी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर हैं निर्मल दत्त जी, जो कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उनकी एसोसिएशनों की एक फेडरेशन बनी थी 1992 में। तब से लेकर अब तक ये संघर्ष अपना जारी रखे हुए हैं कि नीड बेस्ड चेंज जो है उसकी वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए। कई दफ़ा ये प्रपोजल प्रशासन के पास गया भी, लेकिन आज तक कागजों तक ही सीमित है। बहुत बहुत स्वागत है निर्मल जी आपका इस चर्चा में। और मेरे साथ रहेंगे जितेंद्र भाटिया जी। जितेंद्र भाटिया जी भी इस फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 2000 के उस दौर में काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड मकानों में, जब तोड़फोड़ प्रशासन ने शुरू की थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने और हाउसिंग बोर्ड ने। उस समय इन्होंने काफ़ी विरोध किया। 40,000 लोगों का इकट्ठ इन्होंने कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी बनाने की बात कहकर ये जो मसला है तोड़फोड़ का बंद कर देगा था। भाटिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। सबसे पहले हम निर्मल जज से बातचीत करेंगे कि सर, आपका वो फॉर्मूला क्या था जो वन टाइम सेटलमेंट था और वो क्यों सिरे नहीं चढ़ पाया? हाँ हांडे साहब, मैं आपको बताऊं कि 2-3 बातें मैं बैकग्राउंड में हैं। वो ये है कि जैसे आपने बताया जो 2001 में हमारी रैली हुई थी, उसी ओवरनाइट हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी, हमारी मालकी का इशू हल हो गया था जी। और वो जो पहली कमेटी नीड बेस को डिस्कस करने के लिए पहली कमेटी तब जैकब साहब ने बनाई थी जी। लेकिन हांडा साहब, तब तक 2 प्रॉब्लम्स खड़ी। तब तक हाउसिंग बोर्ड मकान 20-22 साल पुरानी अलॉटमेंट हो गई थी जी। और इस 20-22 साल की अलॉटमेंट में क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने बिल्कुल लोगों को ना गाइड किया, ना कुछ बताया, रादर इन्होंने लोगों को से, मैं तो कहूँगा कि शायद ये उनसे अपना पैसे लेते रहे, सीधी सी बात है। इन्होंने उन्हें गाइड नहीं किया और कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो सर 2001 तक, ये जब 22 साल पुराने मकान हो गए थे, तब तक 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी। एक एक्सेस कवर्ड एरिया, नंबर 2 इनसिक्योर स्ट्रक्चर्स। ये इतनी पुरानी प्रॉब्लम है। तो हमें तभी पता चल गया था कि ये दोनों प्रॉब्लम्स दे नीड टू बी एड्रेस्ड, मतलब इन सम क्रिएटिव मैनर। पर इन्होंने वो जो कमिटीज़ बनाई, वो कमिटीज़ एक तो उनकी कंस्ट्रेंट थी बाई लॉस, उन्होंने उनके अंदर ये बात करनी थी। लेकिन तब तक बाई लॉस से ये बात आगे बढ़ चुकी थी बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड। अगर बोर्ड गाइड करता तो लोग चीज़ें मान लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि इट वाज एब्सेंस ऑफ गाइडेंस, व्हाटएवर द रीजंस माइट हैव बीन, कि लोग फंस गए। उन्होंने एक तो
प्रॉब्लम रही एक्सेस कवर्ड एरिया और दूसरा हियर एंड देयर नॉट कॉमन जी। इनसिक्योर स्ट्रक्चर्स। अब हम बैठे देखते रहे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, लेकिन जितनी बार भी ये इन्होंने नोटिफिकेशन 4 अब तक कर चुके हैं, इन्होंने ये दोनों प्रॉब्लम्स जैसे एड्रेस होनी चाहिए थी इन्होंने इन्हें एड्रेस नहीं की। तो जो लेटेस्ट 2023 वाली नॉमिनेशन थी तब तो मैं उस कमेटी का मेंबर था जो नीड बेस्ड कमेटी में, आई रिप्रेजेंट द पीपल, लेकिन वो भी जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी उसमें मेरी तो डिसेंट है। लेकिन हांडा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा उसको छुपाया जाता है और झूठ बोला जाता है। वो क्या था कि जब वो नीड बेस्ड कमेटी बनी थी उसमें एक टर्म ऑफ रेफरेंस था। वो टर्म ऑफ रेफरेंस ये था क्योंकि हाउसिंग बोर्ड वाले लोग प्रैक्टिकल हैं, उनको पता था कि सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स है, तो उन्होंने जब वो कमेटी बनाई तो उसमें उन्होंने एक टर्म ऑफ रेफरेंस रखी। वो ये थी कि अलग अलग यूनिट्स में अगर लोगों ने अपने हिसाब से 50% लोगों ने कोई तब्दीली कर ली होगी तो हम बाई लॉज को स्ट्रेच करके उसे पास करेंगे जी। मेरे लिए ये काफ़ी होप वाली बात थी। तो डिस्कशन शुरू होगी। तो बेशक मैं जो चाहता था उन्होंने नहीं माना, मेरा वहाँ डिसेंट है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने जो जितनी भी कंसेशन डिसाइड करके भेजी सर, उनका आधार ये था कि 50% अगर किसी स्कीम में लोगों ने चेंज कर ली हो तो हम बाई लॉज को स्ट्रेच करके उसे पास करेंगे। एक मिसाल दूं, 3000 LIG मकान है चंडीगढ़ में, फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम नहीं था, लेकिन 10 साल पहले तक लोगों ने सभी 3000 में फर्स्ट फ्लोर पे सेफली वो बाथरूम बना लिया है। अब अगर हाउसिंग बोर्ड की बात मानी जाती तो वो पास हो जाने थे, लेकिन हुआ क्या कि जब वहां पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे चीफ आर्किटेक्ट होते हैं और चीफ आर्किटेक्ट वो स्ट्रिक्टली दे गो बाय द लॉ बुक, तो वहां पे सर वो टर्म ऑफ रेफरेंस खत्म कर दी गई, वही कह दिया गया स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बाई लॉज। तो मेरे हिसाब से उस कमेटी का 8 महीने का काम जो था इट वेंट डाउन द ड्रेन। और मुझे हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने बताया भी कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट उनको कहा कि ये आपने क्या कर दी है, लेकिन वो बात बीच में ही दबी रह गई। अब देखो क्या हुआ, अब इन्होंने उसी को आधार बना के 2023 वाली पॉलिसी को, जो पहले जिसमें पहले भी लोगों को कुछ नहीं मिला, अब ये नई बात की है। सो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये उन दोनों बातों को एड्रेस नहीं करते कि एक्सेस कवर्ड एरिया का क्या करना है और वो इनसिक्योर स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करना है। अब ये सोचते हैं कि हम ये कंसेशन देंगे और लोग बड़ी आसानी से, इनको ये नहीं पता कि बोर्ड के रिकॉर्ड में आप देखना 95% लोग तो पहले बना के बैठे, तो अब वो क्या कंसेशन देंगे। तो अब तो उन्हें पहले तो उन्हें प्रॉब्लम माननी चाहिए कि प्रॉब्लम इज एक्सेस कवर्ड एरिया एंड इनसिक्योर स्ट्रक्चर, और अब सब आपको सर सोल्यूशन जिसको हम वन टाइम सोल्यूशन कहते हैं, और ये सोल्यूशन 7 स्टेट में इंप्लीमेंट, क्योंकि सभी जगह प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। और अच्छा, तो वो सर क्या उसको हम वन टाइम जो सोल्यूशन है उसमें हांडा साहब क्या ये इनको क्या करना चाहिए, ये लोगों से 4 पेपर लेंगे। पहला पेपर है कि मैं अपनी यूनिट का मालिक हूं, दूसरा है कि इस पे कोई केस नहीं है, और तीसरा मैं अपना टोटल मैप दे दूंगा, टोटल मैप जो मैंने बनाया है, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट भी दूंगा। ये मेरे 4 कागज ले लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, वो जो स्टेट्स में हुआ है, अगर मेरा स्ट्रक्चर सिक्योर है तो ये मेरे मैप में जितनी मैंने कंस्ट्रक्शन की है उसमें से वो क्या करेंगे जो मेरा रेगुलराइज किया जा सकता है, जैसे मेरा ओरिजिनल कवर्ड एरिया प्लस कंसेशन, ये मिला के जितना जायज है ये उसे ग्रीन मार्क करके मेरा रेगुलराइज करके फीस ले लेंगे। और जो मेरा एक्सेस कवर्ड एरिया है, मेरा एक्सेस कवर्ड एरिया ये क्या करेंगे, वो सारी कंस्ट्रक्शन को रेड मार्क कर लेंगे, रेड मार्क करके वो मुझसे लिखवा लेंगे कि ये आप कभी भी तोड़ सकते हो लेकिन अब क्योंकि जरूरत नहीं है, अब हम वन टाइम चार्जेस ले लो हमसे। तो सभी स्टेट में ऐसे हुआ है, उन्होंने ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ऐसे हल किया, ग्रीन एरिया बना के रेगुलाइज कर दिया, और फिर जो रेड एरिया था वन टाइम चार्जेस ले लिए, छोड़ दिया, क्योंकि अभी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज स्ट्रक्चरली सिक्योर, तो उसकी भी फीस होनी चाहिए, ठीक है ना जी, वो उन्होंने अलग फीस ली है। अब होंडा साहब, अब देखो ये इस सोल्यूशन में मुझे आप बताइए, अगर ये सोल्यूशन कर दिया जाए, हाँ जो स्ट्रक्चरली इनसिक्योर स्ट्रक्चर्स हैं वो तो लोगों के लिए भी खतरा है, सभी मानते हैं, वो भी मानेंगे जिन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10-20% वो लोग होंगे, वो 10, अगर ये 80% लोगों के लिए ये कर देते हैं तो वो 20% लोग दे वुड बी परसुएडेड कि भी हम भी करवा लें, हम क्यों खाली बैठे। बिल्कुल। तो ये पहली बात ये है कि अब हांडा साहब अगर ये सोल्यूशन लागू होता है, मुझे बताइए कौन सा बाई लॉ इसमें फ्लाउट हुआ,
बिल्कुल। मैंने तो लिख के दे दिया कि जी मेरे अधिकार, जो मेरा एरिया है, इससे आगे मेरा कोई हक Safe नहीं है, जब मर्जी तोड़ ठीक है। भट्ट साहब, आज जो कार्रवाई हुई है या पिछले कल जो कार्रवाई हुई है और उससे पहले जो वीरवार को 41 सेक्टर में जो कार्रवाई हुई, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, आप देखिए पिक्चर, फिर उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल ही नहीं चल सकते, इन्हें कानून सिखाएंगे। हाँ, कानून सिखाएंगे। बताइए, उतरो। लीगली आपको कानून सिखाना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। ये गुंडागर्दी है हाउसिंग बोर्ड की, चंडीगढ़ पुलिस को आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं चल सकते, इन्हें कानून सिखाएंगे। हाँ, कानून सिखाएंगे। बताइए, उतरो। लीगली आपको कानून सिखाना पड़ेगा। कोई नहीं चुप कर रहा, तू मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा तू। अभी तो चुप रहो। ठीक है नहीं, क्या हाउसिंग बोर्ड की गुंडागर्दी। भट्ट साहब, आपने ये, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाया सेक्टर 41 का, 45 का, और आज जो वहाँ पर हुआ, पुलिस ने जो कुछ किया या उससे पहले जो पुलिस ने किया, वो सब कुछ किया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लोगों का गुस्सा कितना वाजिब है? देखिए, लोगों का जो गुस्सा है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो रेजिडेंट फेडरेशन है, कई सालों से 1998 से शुरुआत करके 92 से शुरू करके 92 में शुरू हुई थी। लेकिन जो बड़ी रैलियां हुई थी 1998 जब हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने अपनी पुलिस 1999 इवन उस रैली में, वो जो रैलियां होती रही हैं, उस रैली में मोर देन 10,000 आदमी होते रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 41 थी, चाहे वो सेक्टर 46 थी, चाहे वो सेक्टर 40 थी, चाहे वो सेक्टर 47 थी, चाहे वो 45 थी। लोगों ने उसमें से अपने पार्टिसिपेट किया। उस समय चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने भी बहुत सी कंसेशन दी, लेकिन बाद में, उस समय तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कहता चलो ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रा भी की। अब ये जो कई चीज़ें ऐसी थी, अपने जो इन्होंने विड्रा की, उसके बाद विद पैसों को लगा के, चार्जेस लगा के उसको नोटिफिकेशन कर दिया। जब पहले एक बार जज कर दी, तो उसके बाद फिर पैसे लगा के नोटिफिकेशन क्यों करना? और पैसे भी इतने लगाए कि जो आम आदमी दे ही नहीं सकता था। सो ये एक वन टाइम सेटलमेंट है। वन टाइम सेटलमेंट बिल्कुल जेन्युइन रेट के ऊपर, बिल्कुल नॉमिनल रेट के ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट लगा दें, जहाँ पर LIG में अपने मीडियम इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, अपने उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। किसी वाले फादर ने मकान ले दिया था, उसके बाद 2 भाई हैं, उन्हीं मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को गुजारे के लिए, परिवार के ज़रूरतों के मुताबिक थोड़ा सा उन्होंने उसमें नीड बेस भी किया है। लेकिन आज का जो वहाँ हुआ है, जैसे पता चला कि एक घर में जो था वो लॉक था, लेकिन ये तो बिल्कुल शरेआम अन्याय है कि एक बंद घर को आप उसको अपने डिसमेंटल कर रहे हो। कल को अंदर उसका कोई कीमती सामान पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकारें जो होती हैं ये अपने रेजिडेंट को बेनिफिट देने के लिए होती हैं, और आज तक बेनिफिट कई बार दिए भी हैं। लेकिन ऐसे ना किया जाए कि जो लोगों में लोग पुराने 1997, 98 निभने वाले फिर लोग अपने इकट्ठे हों, फिर अपने कोई ना कुछ अपने हल्ला गुल्ला होता रहे। सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हुए हैं, वो करना भी चाहते हैं, और बाकी जो अफसर हैं उनको अपने पॉजिटिवली कंसिडर करके इसको एक न वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, ताकि ये जो इशू है जो हर 5 साल के बाद आ जाता है, जिसको दिल करता है उसको नोटिस दे देते हैं, जिसको दिल करता है उसका विड्रा कर लेते हैं। जब जो लोगों ने बनाए थे उस समय हाउसिंग बोर्ड क्या कर रहा था? उस समय क्यों नहीं लोगों को रोका गया? उस समय क्यों नहीं लोगों को गाइड किया गया, भाई ऐसे नहीं ऐसे बनाओ? फिर जिन लोगों ने अपने नक्शे, अपने गाइडेंस के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में अपने एप्लीकेशन दी, नक्शे सबमिट किए,
हाउसिंग बोर्ड ने क्यों नहीं उसको सैंक्शन करके लोगों को वापस की है? कहते रहे जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर लो अपने हिसाब से। आज भी अगर हाउसिंग बोर्ड चाहता है तो जो लोग अपने जो चेंज कर रहे हैं तो उसका नक्शा मांगे, उसको परमानेंट नक्शा पास करके दें, ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले या कि जे चीज़ मेरी सैंक्शन हो चुकी है, जे चीज़ नहीं हुई है वो उसको भी तसल्ली रहे कि 5 साल बाद फिर उसको ब्लैकमेल ना किया जाए, नहीं ये तो तूने गलत बना डॉक्टर दिया, साहब, ये तो वो कर दिया। मुझे याद है हम उस समय भी कवरेज किया करते थे। उस समय एक सर्वे हुआ था पूरे हाउसिंग बोर्ड के मकानों का, और उस समय के जो प्रशासक थे, उन्होंने, जो एडवाइज़र थे, उन्होंने भी था, एक नोटिफिकेशन, प्रेस नोट भी जारी हुआ था, मुझे याद है। उसमें ये कहा गया था कि 2006 तक जो स्ट्रक्चर बन चुका है, जो चेंजेस हो चुकी हैं, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन लोगों को ये आश्वस्त करने के लिए कहा गया था कि इसके बाद वो कोई ना करे। लेकिन अब स्थिति ये है कि उसकी पहचान कैसे होगी? 2006 से पहले का ही आपका है। आप ठीक कह रहे हैं। उस समय एडवाइजर थे मैडम नीरू नंदा थी जी, अपने प्रोफेसर साहब भी थे, मैं भी था, हमारे फेडरेशन को और भी आदमी थे। चंडीगढ़ चेयरमैन के जो अपने हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे मिस्टर मरवा थे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी वहाँ पे अपने, और उस मीटिंग में बहुत कुछ सेटल हुआ था। उन्होंने सेटल कर दिया था, लोगों ने अपने उसको उसी हिसाब से अपने चले। लेकिन बाद में फिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन इसके लिए भी प्रशासन को जो एक बार जो डिसीजन लेता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि ये डिसीजन हो चुका है, नहीं मतलब उसको ये नहीं कि अब आप नोटिफिकेशन देखो, कई बार हुई, कई बार कैंसिल हुई, कई बार फिर हुई, ये ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन जिसने एक बार मकान बना लिया, क्या जब कैंसिल हो जाएगी वो मकान तोड़ेगा? जी बिल्कुल। क्या करेगा वो? तो उस समय जब अपने हुआ बना लिया। और जब जिन्होंने जब ये 76 में एप्लीकेशन निकाल की गई थी हाउसिंग बोर्ड की, और मैक्सिमम मकानों को लगभग 83-84 में ये पोजेशन मिल गए थे। लेकिन जब लोगों ने बनाए तो लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाता, क्योंकि पहली वायलेशन किसने की? चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने की। क्योंकि जो उन्होंने नक्शे में दिया था कि ये चीज़ हम आपको बना के देंगे, वो बना के नहीं दी। अगर इन्होंने वो पूरा कंप्लीट सेट बना के दिया होता, जो उस समय नक्शे में दिया, जो उस समय एडवर्टाइज किया, जो पेपरों में आया, और जितने पैसे लोगों ने उसी के पैसे दिए थे, लेकिन उसकी इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो थी 50% लेस कर दी। बाद में लोगों ने आप बनाई। अगर इन्होंने पहला ना लेस की होती और लोगों को जो एडवर्टाइज किया था वो दिया होता तो ये स्थिति पैदा तो आज मुसीबत ही ना आती। सर, अभी हाल ही में गुलाबचंद कटारिया जी नगर निगम की हाउस की मीटिंग में आए थे। वहाँ उन्होंने अपना भाषण भी दिया था। उस भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकानों में वन टाइम सेटलमेंट है वो की जाएगी, और जो नोटिस आए हैं उन पर बहरहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके 1 महीना भी अभी गुजरा और ये कार्रवाई शुरू होगी। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या कोई राजनीति साजिश भी हो सकती है इसमें? क्योंकि राजनीतिक दलों की एक बैठक भी हुई थी रविवार को सेक्टर 41 में। वहाँ एक कमेटी बनी जिसमें सभी पार्टियों के अध्यक्षों को लिया गया, 2 काउंसलर लिए गए और 3 वहाँ के नागरिक लिए गए कि ये कमेटी बनेगी। उस कमेटी का क्या अस्तित्व रहा? और गुलाबचंद कटारिया के जो भाषण था, जो उनका आश्वासन था, वो भी बीच में रह गया। कहाँ आप समझते हैं कमी रहेगी कुछ? लेकिन जहाँ तक गवर्नर साहब का सवाल है, आम पब्लिक राय से ये लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं जी। उन्होंने कई बार पब्लिक स्टेज पे भी बोला, हाउस में भी बोला, वैसे भी जो डेपुटेशन टाइम टू टाइम उनके पास जाते हैं वहाँ भी कहते हैं कि जय होना चाहिए। वो भी मेरे ख्याल में अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि ये जो अभी नोटिसबाजी शुरू हुई है, ये इन्होंने हाई कोर्ट का अपने प्ली हवाला दिया, हवाला दिया, कोर्ट का हवाला दिया। लेकिन कोर्ट ने ये तो कहीं नहीं बोला कि आप कंसेशन अनाउंस ना करो जी। आप जो लोगों की कंसेशन है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन डिमांड कर रही है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर रही है और दूसरी एसोसिएशनें कर रही हैं, फोर्सवर्क कर रही है, जो सारी एसोसिएशनें डिमांड कर रही है, जहाँ और कई अपने सोशल भी, रिलीजियस भी, अपने मैं कहूँगा सारे उसमें हैं, पॉलिटिकल लीडर भी डिमांड कर रहे हैं। तो लेट वो उसको डिक्लेयर कर दें, जो अपने एक टाइम वन टाइम सेटलमेंट डिक्लेयर करके फॉर एवर इसको खत्म किया जाए। और कई बार ये सेटल हो चुका है कि दिल्ली बेस के ऊपर किया जाए। कई बार कई सेंट्रल लीडर अनाउंस भी कर चुके हैं कि हाँ दिल्ली बेस पर करेंगे, लेकिन वो फाइल कहाँ रह जाती है, कहाँ गुम हो जाती है, इसका पता नहीं चलता। निर्मल दत्त जी, हमें संस्कृत में ये बताएं कि आज जो स्थिति बन गई है, 95% मकानों में जो है वो नीड बेस्ड चेंज हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। इसको रेगुलराइज करने में क्या कोई परेशानी
पेश आ सकती है, या इसका जो हल है वो क्या होगा? क्या वाकई अब लोगों के निर्माण तोड़ने पड़ेंगे? नहीं है साहब, इनको देखो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखो, अगर कोई हमें कहे अनसेफ, तो सर इन्होंने, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ, अनसेफ इन्होंने 2002 में भी कहे था। हाँ, उसके बाद 25 साल हो गए, कहीं कोई हादसा ऐसा हुआ नहीं। नहीं, इसके अलावा सर हंडा साहब, मैं आपको बताऊं, लोगों ने तो पैसे खर्च करके इनके स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है जी, बाय एंड लार्ज। लेकिन हाँ, हम ये भी मानते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, जैसे आप स्टोरी लाइन वायलेट करते हो तो वो तो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है ना, मतलब ऐसे भी लोगों ने किया है, लेकिन ये बड़े कम लोग हैं। अडे साहब, मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने वो बात पूछी थी, पहली बात तो ये, जैसे भाटे साहब बता रहे थे कि बाई लॉज का जितना ये हल्ला गुला करते हैं ना, मेरे पास आई विल गिव यू अ लिस्ट। फर्स्ट वायलेटर ऑफ द बाई लॉज इज हाउसिंग बोर्ड। मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल देता हूं। इन्होंने जो LIG में इन्होंने क्या किया था, जो किचन का साइज होना चाहिए, जो बाथरूम का साइज होना चाहिए, जो छोटे कमरे का साइज होना चाहिए, मैं आपको बता सकता हूं कि उस साइज का जो इनका स्टैंडर्ड बाईलॉज का साइज है वो और है, दिए और हैं। और देखो, दो बातें, मैं क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर था, वहां मुझे ये डिस्कस करने के लिए जरूरत पड़ती थी। पहले तो मेरे पास लिस्ट है, मैं बता सकता हूं कि कितनी बार बाईलॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हाउसिंग बोर्ड ने अपने आप वायलेट किए, आई कैन टेल यू, नंबर 1। और दूसरी बात मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन्होंने मास्टर प्लान कितनी बार चेंज किया, आई कैन टेल यू दिस आल्सो। मेरे पास बेकायदा लिखा हुआ है, अब मैं लेके नहीं आया क्योंकि अपने पास इतना समय भी नहीं था। अच्छा, तो सर ये बाई लॉज के इनको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अब इनको लोगों को देखना चाहिए जो फंस चुके हैं, ऑफ कोर्स लोगों की नीड होती है, लेकिन इन्होंने भी, हम सभी जानते हैं कि क्यों करने दिया। दिन में होता है, कोई रात को थोड़ा होता है सारा कुछ, और महीनों में होता है। अब भी हो रहा है, यू विल बी सरप्राइज्ड। जिन्होंने, देखो, जो नए बना रहे हैं लोग, अब भी बना रहे हैं, तो ये सोचें इसके बारे में जरा। अच्छा, सो दूसरी बात साहब, देखो, मेरा जो इम्प्रेशन है, मैं इसमें, हालांकि देखो पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो आई हैव नॉट जॉइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो एक दूसरे को वो उसका ब्लेम करती है। मैंने इन सभी के साथ डील किया है, और मैं सच्ची बात बताता हूं, चाहे वो पवन बंसल हो, चाहे वो सतपाल जैन हो, चाहे वो कोई, उन्होंने हमारे लिए सिंसियर एफर्ट किया है, मैं सच्ची बात बताऊं। लेकिन अब बात क्या थी, ये इसलिए मसला हल नहीं हो सकता था क्योंकि ना तो इन्होंने उसकी निशानदेही की कि एक्सेस कवर्ड एरिया है भाई, इनसिक्योर स्ट्रक्चर है, ना तो ये इन्होंने इसे सामने रखा, और ना इनके पास सोल्यूशन था। लेकिन इंसिडेंटली हमें वो सोल्यूशन मिल गया 7 स्टेट्स में, जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मुझे बताइए होंडा साहब, अगर वो ऐसे, ये लोग ऐसे करते हैं कि मेरा, इन्होंने उतना ही एरिया रेगुलाइज करना है जितना स्ट्रक्चरली सिक्योर है और जितना मेरा बनता है, और जो एक्स्ट्रा, जैसे ये म्यूनिसिपल वाले किसी को तंबू लगाते हैं तो उससे कर्जा रात का किराया ले लेते हैं, तो मुझे वन टाइम जो मैंने बना लिया है आपकी गलती के कारण, वन टाइम चार्ज ले लो सर, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं मानता हूं, हालांकि ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। मैं मानता हूं कि ये सभी के सभी ने सिंसियर कोशिश की, लेकिन सोल्यूशन नहीं था। अब हमारे सामने, अब वो आप बात कर रहे हो, वो जो सुनिए, वो जो कमेटी की आप बात करते हो, मैं वहां पे था, वो जो कमेटी में उसका मेंबर हूं, वो जो उस दिन कमेटी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने साल बाद तीनों पार्टियों के प्रधान इस समस्या को, पॉलिटिक्स को भूल के इकट्ठा हल करने के लिए तैयार हैं। 3 वो मेन हैं और 3 इनवाइटी काउंसलर हैं, और उसका सेक्रेटरी अजीत सिंह जी हैं, और मैं वहां उनका एडवाइजर हूं, आई एम इन दैट कमेटी। और मुझे खुशी हुई थी, मैं कल का कोशिश कर रहा था कि इनको प्रधान जो है सभी को बैठना चाहिए, और पहली बात ये गवर्नर साहब से एकदम मिले और उनको ये वन टाइम सोल्यूशन समझा दें, पहली बात जो है। और दूसरी बात है, अगर ये तीनों लग जाते हैं, हम बहुत जल्दी 20,000 लोग फिर बैठने को तैयार हैं पीसफुली, ताकि इनको पता चले कि ये कहानी है। दस्ता, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने एक्स्ट्रा फ्लोर की बात की, तो डिमार्केशन है सेक्टर 45 की, उसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की हाफ छत है, और आप उस हाफ छत में 40% एरिया को कवर कर सकते हैं विदाउट लेंटर। तो ये तो हाउसिंग बोर्ड की खुद ही डिमार्केशन है, और वो कह रहे हैं कि तोड़ो इसे, तोड़ो। वहाँ लोगों ने अगर 40 से 45% बना लिया है, तो वो 5% फालतू बनाना है, जो वो तोड़ना है, उसे वो अपना नोटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाला 5% तोड़ना है, ये वाला 5% तोड़ना है, क्योंकि डिमार्केशन तो उन्होंने खुद जारी की है। बिल्कुल। हाँ, तो हंडा साहब देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को ना अपने लोग मानना चाहिए जी। मतलब मैं टीचर रहा हूं, मैं तो कई बार ये कहता हूं वाली कि अगर अपनी, इफ वी इंडियनाइज द ब्यूरोक्रेसी, अगर हम ब्यूरोक्रेसी का भारतीकरण कर लें तो लोग बच सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेट वैसे ही एटीट्यूड रखते हैं, सुनते ही नहीं किसी की बात। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको तो ये ऐसे मानते हैं कि ये तो कोई भिखारी आ गया या कोई लड़ने वाला आ गया फजूल। यार, आई एम अ रिस्पांसिबल पर्सन, आई टॉट इन डीएवी कॉलेज 35 ईयर्स, और हम वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। आप बैठ के हमारी बात तो सुनो, मेरी बात सुनिए। मेरी बदनौर साहब ने मेरी बात एकदम समझ ली थी।
उनको भी मुझे मिलने का मौका इसलिए मिला कि मेरा स्टूडेंट वहां उनका एडीसी था, मैं उनके साथ बैठ गया, उनको बात समझ आई, उन्होंने ये वन टाइम सोल्यूशन की बात शुरू की थी। लेकिन ये बोर्ड वाले फिर उसी तरह कि जी इनको हमने दे दिया, इनका नुमाइंदा भेजता, ये दो झूठ बोलते रहे। तो फिर मैं परिदा जी को मैंने बताया कि ये दो झूठ बोल रहे हैं, ये एक तो इन्होंने वो क्लॉज निकाल दी थी तो कुछ नहीं मिला लोगों को, मेरे बारे में जो कहते हैं मैं शामिल था, मेरा तो डिसेंडिंग नोट है। और सर उसी दिन परिदा साहब ने एक कमेटी नई बना दी थी, परिदा साहब चीफ आर्किटेक्ट और उनका जो अपने वो फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर बोर्ड का और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, और सातवां मैं था। और 18 तारीख को हमारी मीटिंग होनी थी, मैंने अपना केस प्रेजेंट करना था, 17 को उनकी ट्रांसफर हो गई। भाटिया साहब, ब्यूरोक्रेट्स की बात की इन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पंजाब हरियाणा से या दिल्ली से 3 साल के लिए आते हैं। 3 साल में वो यहाँ के लोगों की जो स्थायी समस्याएं हैं वो समझ में नहीं पाते और सिर्फ कागजी जो कार्रवाई है उसकी बात करते हैं या जो लॉज हैं उनकी बात करते हैं। आप नहीं समझते कि इन ब्यूरोक्रेट्स की जो है ड्यूटी एक फिक्स होनी चाहिए ताकि जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बात सुने और इस समस्या का हल नहीं निकलना चाहिए? हाँ जी, इससे पहले जैसे अभी निर्मल दत्त जी ने बोला कि कल एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी के दो आदमी, एक आदमी लिया गया है। पहले हम सब जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एक कल कमेटी बनी है, हम तो एक कंसेंसस पर पहुंचे कि हाँ जे काम करो जी। जे एक रिजल्ट में तीन पार्टियां हैं चंडीगढ़ में, तीनों मिलके कर रही हैं, तीनों को रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मीटिंग करनी है, कल उनको ऑथराइज किया। पहले जे करे, फिर उसके बाद जब तीनों गवर्नर साहब के पास जाएंगे कि आई डोंट थिंक कि उसमें कोई रुकावट पड़े, उसको कोई ठेका, लेकिन इनको सच्चे दिल से, मैं फिर कहूँगा इनको तीनों पार्टियों को सच्चे दिल से मतलब इसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए और लोगों को परमानेंट रिलीफ दिलाने के लिए उनको विश्वास दिलाना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। और रिलीफ का फार्मूला कितना साफ है। बिल्कुल। तो ये थे जितेंद्र भाटिया जी और निर्मल दत्त जी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से हाउसिंग बोर्ड की जो समस्याएं हैं उनसे दो चार होते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को प्रशासन की तरफ उठाते रहे हैं, लेकिन हल अभी भी जो स्थायी हल है वो नहीं निकल पाया है। उम्मीद दोनों की भी यही है और हमारी भी यही है कि हल जो है वो निकलेगा ज़रूर, लेकिन तभी निकलेगा जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी और ब्यूरोक्रेट्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो सुनिश्चित होंगी, जो उनकी कार्यप्रणाली है वो सुनिश्चित होगी और वो भी दिल से यहाँ के लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुन सकेंगे बजाय कागजों की ओर जाने के। तो खबरों का ये सिलसिला और चर्चाओं का सिलसिला हम जारी रखेंगे। रमेश हांडा को अब दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपका भी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, लोगों की मदद कर रहे हो आप, यू आर अ ग्रेट मैन, गॉड ब्लेस यू। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड राइट की टाइम टू टाइम इसको एस्टैब्लिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम समय समय पर जो भी इसकी जो आगे फर्दर कार्रवाई होगी वो आपके समक्ष इसी तरह चर्चा के माध्यम से लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फेडरेशन इज थैंकफुल टू पंजाब केसरी। जी बिल्कुल, टू हांडा साहब स्पेशल। फिर हाजिर होंगे। रमेश हांडा को, जितेंद्र भाटिया और निर्मल दत्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।